हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है दैट इज सीएसआर का, जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के ऊपर आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास है। एंड इस फर्स्ट क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा तो ही आपको पता होगा कि ये चैप्टर कहाँ तक जाके कंप्लीट हो रहा है, आप कहाँ तक आपको सीखना है, क्या आपको सीखना है, क्या इसका पर्पस है, सब कुछ आप इंट्रोडक्शन में ही जान पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं करते हो, इसको स्किप कर देते हो, तो भैया बहुत बड़ा मिस कर रहे हो, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आपका। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सीएसआर। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस तीन शब्दों से आप क्या समझते हो? कॉर्पोरेट का मतलब तो सर मैं समझ गया, कोई भी कंपनियां होंगी। ठीक है, मैं समझ गया। सोशल मतलब हो गया अपना सोशल लोकल एरिया, अपना समाज हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मतलब कंपनियों का समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। राइट, हर कंपनी का कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उसके समाज के लिए। कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल समाज का हिस्सा होता है, और इंडिविजुअल मतलब इंसानों से समाज बनता है। ठीक है, और समाज इंसानों के लिए बना होता है। तो ये जो समाज है, ये समाज में ही तो कंपनी भी होगी ना। ये कंपनी भी तो किसी न किसी सोसाइटी में होगी, किसी न किसी प्लेस में होगी। तो ये कंपनी जो रिसोर्सेज लेगी, ये भी तो ये समाज से ही लेगी, सोसाइटी से ही लेगी। सर रॉ मटेरियल सोसाइटी से ले रही है, प्रोडक्ट गुड्स को सोसाइटी में बेच रही है, ह्यूमन कैपिटल वो सोसाइटी से ले रही है। ठीक है, हर एक चीज, पानी है, हवा है, मतलब जो आपको मिल रहा है वही समाज में जो चीज है वही चीज कंपनी को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनियां भी समाज के ही एसेट का यूज करके, रिसोर्सेज का यूज करके कंपनियां बनती हैं और कंपनियां चल रही हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगर आप समाज में आए तो समाज के लिए कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, है ना? अगर अपने भी एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी के लिए कुछ जिम्मेदारियां अपनी बनती है। एरिया को साफ सुथरा रखते हैं अपने, है ना? कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई एनिमल ही हो गया, कोई उसको प्रॉब्लम है, वो बेचारे को चोट वोट लगाया तो उसको अपनी मरहम पट्टी करवा देते हैं। तो ये सब क्या अपनी जिम्मेदारियां होती है, अपने काम करते हैं ये। अब जिम्मेदारी मतलब होता है, देखो वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ये आपकी दायित्व, ये आपका जिम्मेदारी, आप इससे भाग नहीं सकते हो सर। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आपकी जिम्मेदारी, आपको करना होगा। ओके, जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आपके घर के लिए है तो वो आपको फुलफिल करने हैं, अगर आप नहीं करते हो तो आप इरिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। इरिस्पॉन्सिबल माने जाओगे दैट डजंट मीन कि आपने कोई गुनाह किया आपको जेल में डाल दिया जाए। जेल में नहीं डाला जाएगा सर, लेकिन आपको समाज एक गंदी नजर से देखेगी। राइट, तो वैसे ही कंपनी अगर मान लीजिए वो सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है तो कंपनी को जेल में नहीं डाला जाएगा, बट लोग उसकी गंदी नजर से देखेंगे, बोलेंगे यार ये कंपनी क्या है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन सर अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया जिसके बाद थोड़ी सी चेंजेस लाई गई, और उसके बाद बोला गया कि अगर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है और अगर ये बोलती है कि हाँ ठीक है जाओ, हम इरिस्पॉन्सिबल ही सही, वो होते हैं ना कुछ कुछ ढीठ बच्चे, वो बोलते हैं हाँ ठीक है यार जाना, हम इरिस्पॉन्सिबल ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम इरिस्पॉन्सिबल है। इरिस्पॉन्सिबल है क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो आ रहा है ना, डायरेक्टर को तो पैसा मिल रहा है ना। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए बोला गया कि नहीं नहीं, पेनल्टी तो लगाना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद बोला गया कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो आपके ऊपर लगेगा पेनल्टी। ठीक है, तो अब अपना ये सीएसआर रिजर्व पैनलाइज हो गया है, पेनल्टी वगैरह लग गया, जितना आपको स्पेंड करना है उतना आपको स्पेंड करना होगा। चलिए सर, अब एक कुछ कुछ चीज डिबेट वाला पॉइंट आ जाता है कि सर सीएसआर अगर आपको कंट्रीब्यूशन, आपको समाज के लिए कुछ करना है तो ये मैंडेटरी क्यों करना, पेनल्टी क्यों लगाना? देखो भाई एक सिंपल सी बात है, हर चीज गवर्नमेंट करेगी जरूरी नहीं है। ठीक है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट को आप जिम्मेदारी दो जरूरी नहीं है, वो घोटाला करने में बिजी होती है, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट कहीं ना कहीं वो बिजी होते हैं अपने पॉकेट को भरने में, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, दैट्स ट्रू। तो उस सिचुएशन में कंपनियों का भी तो जिम्मेदारी बन रही है ना। मजाक कर रहा था। देखो सिंपल से बोला जाए तो कंपनी क्या हो ना, अब जरूरी नहीं कि सॉरी आपका जो गवर्नमेंट है ना, वो जरूरी नहीं कि वो हर काम कर पाए। अपना कंट्री काफी बड़ा कंट्री है ना, अब बड़े देश में हर चीज सरकार करेगी, थोड़ा उसका 19-20 रह जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो छोटे लोगों को नहीं पकड़ रहे, वो नहीं बोल रहे कि आप छोटी सी कंपनी है, अभी आपने स्टार्टअप किया, पहले कंट्रीब्यूशन दो। वो उसमें कुछ लिमिट्स है, जिसके लिमिट के हिसाब से पता चलेगा कि वो सभी बड़ी कंपनियां, अब देखो ना, इस बड़ी कंपनियां मतलब वो कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है,
जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है। मतलब आप देख लो वो कंपनियां जो काफी बड़ी कंपनियां, जो कंपनियां इस लिस्ट में अगर किसी भी चीज में अगर वो फंस जाती हैं, उन कंपनियों को अपने प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 2% रुपीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालना होगा। तो बहुत छोटा अमाउंट है ना यार, 2% इज नॉट अ बिग डील सर। अगर 100 रुपया कमाते हो तो 2 रुपया तो आप दान कर ही सकते हो। एक जनरल थॉट के हिसाब से बोलते हैं कि अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो अपने 100 रुपये अपने टोटल इनकम का आप 10% अगर आप लॉस भी कर जाते हो तो आपको दुख नहीं होगा। अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 10 रुपया अगर खो गया ना तो आप एक बार बोलोगे यार चला गया यार, बट ठीक है, यू कैन मैनेज इट, ठीक है। अगर आप 1000 कमाते हो, 100 रुपया कर कुछ यूज कर गया, बर्बाद हो गया, खो गया, तो भी आपको एक बार बुरा लगेगा, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप उसको सह सकते हो, है ना। लेकिन 20% अमाउंट को सहना मुश्किल हो जाता है ना। मतलब अब 100 रुपया कमाते हो, 20 रुपये चला गया तो लगेगा यार बहुत ज्यादा चला गया। एक एवरेज डेटा बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि सिर्फ आपको 2% करना है, ओनली 2%। 2 घूंट जिंदगी के लिए और 2 घूंट सोसाइटी के लिए। ओके, उधर बचपन में था ना 2 घूंट जिंदगी के लिए पीते थे पोलियो, यहाँ 2 घूंट सोसाइटी के लिए आपको कंपनियां देती है, 2% सोसाइटी के लिए। तो सर सीएसआर के अंदर अपने तो ये समझ गए कि काफी अच्छा चीज है और बहुत बढ़िया काम है। गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है तो लोग खुद कर रहे हैं, खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहा है आज के टाइम में सोसाइटी में, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कई कई जगहों पे डस्टबिन लगा रहता है, उस पे लिखा रहता है लक्स या फिर रूपा या फिर कोई भी ब्रांड लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। वो बेसिकली सीएसआर के अंदर होती है। रास्तों में चलते चलते देखोगे कहीं कहीं ये पानी पीने का पानी का व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है, वो फिल्टर लगाया हुआ है, उस पे किसी कंपनी का नाम लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा सीएसआर के तहत किया गया है। तो ये सब चीजें आप क्या ना गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे पाएगी कि यहाँ पे पानी कल लगाना है, यहाँ पे एक वाटर प्यूरिफायर लगा देते हैं, यहाँ पे डस्टबिन एक एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे ये स्कूल को चैरिटी करना है, इस बच्चों को बुक दे देता हूँ, बच्चों को ये देते हैं, स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं। ये सब चीज गवर्नमेंट उतना फोकस नहीं कर पाएगी, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े चीजों में व्यस्त है, उनके पास छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं, वो छोटी चीज सोच भी नहीं पाते। तो इस चीज़ों के लिए ये कंपनियां जो है ना आपस में अपने लोकल एरिया में जहाँ पे कंपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, उस एरिया में उनको देखना है कि किस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। कुछ एक्टिविटियां मतलब सारी एक्टिविटी शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है, उसके बाहर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाहर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आपको शेड्यूल 7 के हिसाब से अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सोचो एक बार बस स्टोरी को। अब क्या होगा, जो 2% मतलब जो आपको कंट्रीब्यूट करना है वो अपने लोकल एरिया में देखना है कि कहाँ पे क्या कमी है। क्या मेरा एरिया में कूड़ा उड़ा ज्यादा है, कूड़ा कचरा का व्यवस्था नहीं है, क्या यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे एजुकेशन का इशू है, क्या यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। तो ये अब कंपनियां खुद सोच सकती है। लाइक कोविड के समय में बहुत सारा बेड, अब गवर्नमेंट रातों रात तो बेड नहीं ला सकता सर, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, सीएसआर के अंदर जो कोविड के जितने भी बेड्स वेड्स हैं, जो ट्रीटमेंट है ना, उसको अलाउ कर दो। तो अब प्राइवेट पार्टिसिपेट जैसे ही करेंगे, बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो प्राइवेट जैसे ही पार्टिसिपेट किए, कोई कंपनियां 20 बेड, कोई कंपनियां 100 बेड, कोई 200 बेड, कोई 50 बेड, जो जितना जिसका जितना क्षमता था उसने उतना कंट्रीब्यूट किया। अपने इंडिया में कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया, अप्रोक्सीमेटली काम चल गया। मतलब देश ठीक ठाक चल रहा है आज भी, मतलब मान रहा हूँ कि हमने कोविड से जीत लिया, कोविड को जीत लिया। तो सर अब देखो उस सिचुएशन से तो अपने बच गए, कैसे बचे, क्योंकि उस टाइम कोविड आया, गवर्नमेंट अपने आप में शायद नहीं कर पाती, इसलिए उसने बोला सीएसआर में आप जो करोगे चलेगा, राइट। एक और टाइम अपना एक और फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, पीएम केयर फंड, है ना। पीएम केयर फंड आया था कि ताकि जो इस सिचुएशन में जो भी फंड का जरूरत पड़ेगा वो यहाँ से निकल सकता है। अब मान लो कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है ना सर कि हो सकता है उनके पास इतना रिसोर्स नहीं हो, उतना टाइम नहीं हो कि वो बेड मैन्युफैक्चर करें या फिर हॉस्पिटल बनवाएं, या उनके पास टाइम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला एक हम लोग पीएम केयर फंड बनाते हैं, ठीक है। इस फंड के अंदर आप सीएसआर का जो 2% पैसा ना वो यहाँ पे डाल दीजिए, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट कर लेगी, गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट में डाल देगी। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, पीएम केयर फंड में भी बहुत ज्यादा पैसा आ गया। ओके, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसने शेड्यूल 7 के अंदर बहुत कुछ ऐसा सा चीज दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर बेसिक बताओ ना तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉवर्टी को प्रमोट मतलब कम करने के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों को जो सोसाइटी को रियली जरूरत है, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, उन सभी चीजों के लिए क्या है,
शेड्यूल 7 के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। उन सभी जगहों पे अभी लेटेस्ट का जो चीज़ है ना, हर घर तिरंगा के अंदर अगर कोई कंपनियां तिरंगा बनाने में, झंडा जो है अपने देश का, उस झंडे में भी अगर कोई कंपनियां इन्वेस्ट करती है, झंडा हर घर तक पहुंच सके, तो वो भी आप सीएसआर में क्लेम कर पाओगे। एंड इट्स नॉट बैड थिंग कि आप हर घर तिरंगा लगा रहे हो सर, ये हमारी कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये स्टेप लिया गया। सो इट्स अ ग्रेट स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है, हर घर तिरंगा होना ही चाहिए भाई, देश के लिए कुछ भी, है ना। तो फिर सीएसआर क्या होता है अपने समझ गए, ठीक है। सीएसआर में स्पेंड कितना करना होता है ये भी अपने समझ गए, कहाँ प्रेफरेंस देना होता है, अपने लोकल एरिया पे प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट होना चाहिए वो किसको होना चाहिए सर, क्या हम अपने एम्प्लॉय के जो अपने फैक्ट्री में ही एक प्योरीफायर लगा दिए ये सीएसआर के अंदर कंसिडर किया जाएगा? देन आंसर इज नो। सीएसआर के अंदर सिर्फ वही चीज आएंगे जो समाज से जुड़े हुए हैं, मतलब प्राइवेट स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे आपके एम्प्लॉय हो गए, ओके, आपके घर के लोग हो गए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जिसका जो बेनिफिट है ना, कुछ जो गिने चुने लोग ले रहे हैं, तो वो चीज सीएसआर में कंसिडर नहीं किया जा सकता। आप अपने फैक्ट्री में क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए 4 स्वीपर रख दिए, कुछ मशीनें ला दिए, वो सीएसआर में काउंट नहीं होगी। आप लाइट लगवा रहे हो फैक्ट्री के अंदर चारों तरफ, अपने ऑफिस एरिया में लाइट लगवा रहे हो, ऑफिस के जस्ट बगल में लाइट लगवा रहे हो, ये सब सीएसआर में काउंट नहीं होगा। सीएसआर में सिर्फ वही अमाउंट काउंट होता है जो अमाउंट आम पब्लिक के लिए किया जाए, मतलब आपके ऑफिस के, आपके फैक्ट्री के बाहर किया जाए, उस लोकल एरिया में किया जाए, ठीक है। अगर आप कोलकाता में है तो कोलकाता एरिया को प्रमोट करने के लिए कुछ किया गया हो, आप जिस जगह पे उस जगह पे ये काम होना चाहिए, ठीक है सर। समझ गया आप कहना क्या चाहते हो, आपको अपने लोकल एरिया को प्रमोट करना है, अपने एम्प्लॉयज को नहीं ध्यान देना, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं करना है। बिल्कुल सही समझा आपने, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं बल्कि बाकी जनरल पब्लिक के लिए। ये जो बेस बता रहा हूँ ना, ये बेस बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बेस ही आपको लास्ट दिन तक काम आएगा। ये पूरा स्टोरी जो है ना लास्ट दिन तक आपको काम आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप काम करने जाओगे आपके दिमाग में ये पिंग करेगा, क्योंकि सर आप प्रोविजन भूल जाओगे, दैट्स ऑनेस्ट थिंग। प्रोविजन हर कोई भूल जाता है, जब भी जरूरत पड़ता है एक बार बुक खोल कर देखना पड़ता है, हाँ क्या क्या पॉइंट था, ओहो 2%, अच्छा प्रॉफिट ऐसे निकलना है, ये कैसे करना है, उस टाइम अपने देखना पड़ता है। लेकिन ये स्टोरी है ना, ये दिमाग में फिट रहता है कि एम्प्लॉय के लिए कर रहा है तो नहीं चलेगा, ये कर रहा है तो नहीं चलेगा, ऐसा, ठीक है। तो बोर मत होना, बोर हो रहे हो तो एक बार वीडियो पॉज करो, पानी वानी पी के आओ, ठीक है। चलो, अब अपने इंट्रोडक्शन में ये तो समझ गए सीएसआर होता क्या है। अब ये समझ जाते हैं इसका इफेक्ट क्या है और इसका मार्केट कितना बड़ा है, इससे क्या जॉब का बेनिफिट है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इसके। देखो, वैसे तो सीएसआर का जो कोर्स, ये जो कोर्स आप बोल सकते हो या फिर सीएसआर जो भी प्रोफेशनल होंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक सीएसआर प्रोफेशनल होता नहीं है। जैसे होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक सी, एक कंपनी सेक्रेटरी हो गया, एक सीएम हो गया, ठीक है, एक डॉक्टर हो गया, वैसा सीएसआर का स्पेसिफिक प्रोफेशनल कुछ बोलकर नहीं है। सीएसआर प्रोफेशनल का कोर्स है एक आईसीएसआई का, बेसिकली काफी मतलब अच्छा कोर्स है। अराउंड 12,000 लगता है वो बाकियों के लिए, एंड लगभग 6,500 लगता है फॉर स्टूडेंट एंड फॉर मेंबर्स ओनली, ठीक है। बाकियों के लिए 12,000 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। तो ये कुछ 14,000 समथिंग पड़ जाता है। तो ठीक है, सीएसआर का जो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं जो सीएसआर में एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब सीएसआर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, देखो, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ पे इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप एक कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी क्या होता है ना, तो प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी खुद से इन्वेस्ट कर सकती है, खुद से वो 2% अमाउंट को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने खुद से वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम डालेंगे। तो जब ये खुद से करते हैं ना, तो सीएसआर का पूरा उनका एक अपना टीम होता है, ओके, जिसमें एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर लोग होंगे और ढेर सारे, ठीक है। किसी का काम होगा कि ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, किसी का और कुछ काम हो सकता है, किसी का और कुछ काम हो सकता है। तो ऐसे करके एक सीएसआर का उनका पूरा स्पेसिफिक टीम हो जाता है, जो टीम सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है सीएसआर के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दूसरा, कंपनियां कभी खुद नहीं बल्कि किसी सोसाइटी या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू या फिर किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू, इनके थ्रू ना बोलती है कि काम करिए, ये कंपनी क्या करेगी, तो अपना 2% का जो प्रॉफिट है सीधा इनको भेज देगी, बोलेगी मेरे बिहाफ में आप इस पैसा का सही इस्तेमाल करिए, पर्पस बता देगी इस पर्पस के लिए। तो ये भी लोग क्या करते हैं ना, उस पर्पस का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी ह्यूमन कैपिटल चाहिए, इनको भी एम्प्लॉय चाहिए।
तो यहाँ पे भी वही एम्प्लॉय लगते हैं जिनको CSR के बारे में पता है, ठीक है। एक चीज और, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आपको कंपनी नहीं लेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बहुत हद तक चांसेस है ले लेगी कंपनी। रीजन इज, कंपनी को सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, नॉलेज उसके काम के लिए चाहिए। कंपनी को उसके काम से मतलब है, ना कि आपके दिखावे वाले सर्टिफिकेट से मतलब है। ओके, तो सर्टिफिकेट आपको सिर्फ एक दरवाजा दे सकती है, आपके CV को वेट दे सकती है कि यस, वाह, दैट्स गुड थिंग। इसके अलावा सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता है, आपके सीखने, आपके नॉलेज के ऊपर हर चीज है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे, हमारा वाला ले जाके दिखा सकते हो, आपको ग्रो मिल सकता है, बहुत कुछ, आपका प्रमोशन हो सकता है, बट नॉलेज है ना, वो की ऑफ सक्सेस है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिना नॉलेज का फिर आप कुछ भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं, अगर आप वो रिटेन नहीं कर पाते हो तो अपने रिटेन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो अपना यहाँ तक का पॉइंट जो है वो अपने क्लियर मान रहा है। यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्लियर हो गई, यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लियर हो गई। दूसरा चीज, अपने इंडिया में ना लाखों करोड़ों कंपनियां हैं। ओके, मैं ज्यादा नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ कम से कम 20 लाख कंपनियां, वो कंपनियां होंगी जिनके जो CSR में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है, 20 से ज्यादा ही होंगी CSR में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है। मान लो जो भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी कंपनियां, इन सभी जगहों पे CSR प्रोफेशनल का जरूरत पड़ता है। इन सभी जगहों पे आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। बकायदा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब नॉलेज नॉलेज में जब तब से बोल रहा हूँ तो इसमें आपको सीखना क्या क्या होगा। देखो, सीखना क्या क्या है आपको। एक नंबर, पहली बार तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीखना है आपको। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लगभग 450 सेक्शन है। ओके, 400 मोर देन 450 सेक्शन, वही 447 समथिंग सेक्शन है टोटल, ठीक है। लगभग 450 सेक्शन है आपके यहाँ पे। इन 450 में से सिर्फ एक सेक्शन, सेक्शन 135, यही सेक्शन CSR को जन्म देता है और यही सेक्शन की वजह से CSR का इज्जत बढ़ता है। सिर्फ आपको सेक्शन 135 पूरा याद करना है, पूरा आपको अच्छे से घोर के हर एक पॉइंट को, हर एक क्लॉज को, हर एक शब्द को इंटरप्रेट करके समझ लेना है कि क्या कहना चाहता है सेक्शन 135। इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ सर्कुलर्स आते रहते हैं, कुछ कुछ मतलब MCA ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जब जाओगे ना, MCA की साइट पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे सर्कुलर्स आते रहते हैं कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, CSR में मानेंगे, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, CSR में मानेंगे। ये आपको एक चीज सीखना, देखना होगा। तीसरा, शेड्यूल 7, मतलब जो आप CSR का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उसके अंदर जब आप एक्ट पढ़ोगे ना, तो एक्ट के साथ शेड्यूल 7 पढ़ना होगा। इस शेड्यूल 7 में ना बहुत ज्यादा लिस्ट, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। उस लिस्ट को एक एक करके अपने समझेंगे, मतलब उस लिस्ट को कंप्लीट करने में लगभग 5-6 क्लास लगेंगे। तो हर एक टॉपिक को, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को समझेंगे कि क्या है, कहाँ कहाँ अपने उस पैसा का यूज कर सकते हैं। क्योंकि सर जो ये शेड्यूल 7 ना, ये इसके बाहर आप कोई भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। शेड्यूल 7 के बाद 1 रुपया नहीं जा सकता। तो शेड्यूल 7 का ब्रॉडर जो हेडिंग है वो तो अपने को याद हो जाएगा, बट ब्रॉडर हेडिंग के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, उसको डिस्कस करने में, उसको समझने में, समझाने में काफी टाइम जाएगा। तो आपको इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला वो चैप्टर, ठीक है। बाकी चीज अपना एकदम मजे मजे से गुजरेगा, कैसा टाइम निकल जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। ओके, इसके अलावा अब सेक्शन 135 के अंदर क्या क्या अपने पढ़ेंगे सर। सेक्शन 135 के अंदर ना अपने पढ़ेंगे कमेटी कैसे बनेगा, ठीक है। कमेटी बनाना सीख जाएंगे। कमेटी के बाद अपने देखेंगे पॉलिसी कैसे होता है, ठीक है। CSR की पॉलिसी होती है, CSR की स्पेसिफिक कमेटी बनाएंगे अपने, ठीक है। CSR की पॉलिसी एंड कमेटी बनने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाओगे आप, वेबसाइट पे कंप्लायंस करना होगा, सारी डिटेल्स को वेबसाइट पे रखना है। मैटर को अप्रूव कैसे करना है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर वो CSR के लिए अप्रूव हो रहा है तो वो अप्रूव कैसे होगा, मैटर अप्रूव हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट में तो कोई इशू नहीं है, इम्प्लीमेंट हो गया तो मॉनिटर करना इज अ ट्रिकी पॉइंट। आपको मॉनिटर कैसे करना है ये आपको देखना होगा। मॉनिटरिंग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप मॉनिटरिंग कैसे करना है। एंड आपको अगर इसका ऑडिट करना है तो आप इसका ऑडिट कैसे, CSR का स्पेसिफिक ऑडिट होता है कभी कभी,
तो ये ऑडिट आप कैसे करोगे, ये ऑडिट करना अपने को सीखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब लगभग काफी कुछ है जो चीज आपको यहाँ पे सीखना है। कंप्लायंस से कुछ फॉर्म फाइलिंग है, जैसे CSR 2 आ गया आपका, वेब फॉर्म है। तो ये सब चीज आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ सीखने होंगे, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई भी फास्ट फॉरवर्ड वाला जिंदगी नहीं है। कोई भी अगर काम फास्ट फॉरवर्ड करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं बीच में लास्ट में जाकर मैटर अटक ही जाता है। तो जो भी करो अच्छे से करो, छोटा मोटा काम नहीं करना है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। तो कोई भी क्लास को स्किप करना नहीं है, कोई भी क्लास को फॉरवर्ड नहीं करना है। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं देखना है। अब थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देख लो, अगर बोरिंग लग रहा हो तो। वैसा लगेगा नहीं, आई डोंट थिंक कि लग रहा होगा बोरिंग। तो थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बाकी ईमानदारी से पूरा क्लास देखना, ठीक है। सेक्शन 135 के अंदर अपने ये सब चीज सीखेंगे। इसके अलावा सीखेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करेंगे, मतलब जो कंट्रीब्यूट है ना, कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर। 2% प्रॉफिट कैसे जनरेट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2% ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके अलावा अपने देखेंगे कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें अपने को क्या करना है। मान लो कोई अमाउंट अनस्पेंड रह गया, मान लो आपको 100 रुपए इस साल स्पेंड करने थे, 100 रुपए आप नहीं कर पाए, आप बाई मिस्टेक 50 रुपए इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा था। एक साल कंप्लीट हो गया, अभी प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो अनस्पेंड जो अमाउंट रह गया आपका, 50 रुपया बाकी रह गया स्पेंड करना, उसको आप कैसे कंप्लाई करोगे। ये सब चीज अपने धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब ना, अब थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में आता है, ओके। प्रैक्टिकल जिंदगी में ना दो चीजें चलती है, एक होती है बाबू कंपनी, एक होती है प्रोफेशनल कंपनी। बाबू कंपनी में क्या होता है ना, जो बाबू ने कहा वो होगा, बात खत्म, ओके। एक आती है प्रोफेशनल कंपनी, जिसमें प्रॉपर मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद वो डिसाइड करेंगे, डिसाइड होने के बाद सीनियर को बोला जाएगा, सीनियर अपने जूनियर को बोलेगा, जूनियर अपने जूनियर को बोलेगा, एंड फिर ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, इनको भेजेगा, ये देख के इनको भेजेंगे, ये फिर देख के बोर्ड को देखेंगे। मतलब काफी सिस्टमेटिक तरीके से ये कंपनियां काम करती है। तो यहाँ पे ना, ये जो जैसे काम करते हैं प्रोफेशनल कंपनियां, यही तरीके को एग्जैक्ट फॉलो करने के लिए अपना एक्ट बोलता है। लेकिन बाबू कंपनियां क्या होती है ना, मतलब मालिक की कंपनियां। और अपने इंडिया में ना मालिक की कंपनियां भर भर के मिलेंगी, मतलब आपको बहुत ज्यादा कंपनियां जो है ना बाबू कंपनी मिलेंगी, जिसमें ओनर का चलता है। जो मालिक है वो जो बोल दिया वो होगा, बात खत्म। अब देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। उसने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे एक पानी कल लगवाना है। अब वो पानी कल लगा, अब भले वो CSR में आएगा नहीं आएगा, कैसे लाना है कैसे लाना है, वो आप देख लो, ठीक है। CSR का जब प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट को लेने का भी एक तरीका होता है, ओके। कंपनियों में जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हो CSR के लिए, तो उसका भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि आप सबसे पहले कंपनी की तरफ से आपके पास मतलब डिपार्टमेंट के पास एक ये लेटर आएगा, उसको सीनियर ऑथोराइज किया, अप्रूव किया, फिर वो लेटर आगे भेजा गया। उस लेटर के बेसिस के हिसाब से अकाउंट में अमाउंट सेंक्शन हुआ है, वो अमाउंट अकाउंट में पहुंचा होगा, वो अकाउंट स्पेसिफिक उसी पर्पज के लिए यूज होगा। उस अकाउंट का अलग से अकाउंटिंग होगा, उस मतलब जो भी अमाउंट वहां से निकल रहा है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होगा। कितना अमाउंट का जो अमाउंट मतलब खर्चा जा रहा है, कब कितना जा रहा है, उसका प्रॉपर अकाउंट हुआ है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनेगा। चेक किया जाएगा कितना अमाउंट आया था, उसका फाइनल बैलेंस कितना बचा है, क्या एग्जैक्ट अमाउंट स्पेंड हुआ है। जो अमाउंट स्पेंड हुआ है उसका इंस्पेक्शन होगा, क्या क्या सच में वो मतलब उस चीज का वैल्यू है भी या नहीं है। जो अमाउंट सपोज 5 करोड़ रुपए अगर खर्चा किया है कंपनी, तो 5 करोड़ का वैल्यू क्रिएट किया भी है कि नहीं, कि उस एसेट ने, उस चीज ने। तो वो सब इंस्पेक्शन होता है, अब जाके आप समझ में आएगा कि आपको हाँ काम हुआ है नहीं हुआ है। जो हुआ है उसके हिसाब से फिर आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे कि इतना अमाउंट हमने यूज किया है, इस प्रोजेक्ट में यूज किया है, प्रोजेक्ट इतना परसेंट कंप्लीट है। जो भी सर्टिफिकेशन अगर कुछ चाहिए तो वो लिखोगे कि इतना परसेंट कंप्लीट है, इतना परसेंट पेंडिंग है, इतना अमाउंट अभी भी हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, इतना अमाउंट का हमको रिपोर्टिंग करना है। सारा डिटेल A to Z इंफॉर्मेशन आपको अपने बोर्ड को बताना पड़ेगा, और बहुत कुछ आपको गवर्नमेंट को भी इंटीमेट करना होगा। ये होता है एक सिस्टमेटिक तरीका। अब बाबू कंपनियों में क्या होती है ना, बाबू ऐसे गाड़ी में जा रहे थे किसी जगह, ठीक है। ये बाबू का गाड़ी है, ये ऐसे जा रहे थे, अचानक से देखे अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, एक काम करो यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दो।
ओके, अब यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दो, शायद बोले नहीं बोले, कंपनी में किसी को पता चला नहीं चला, यहाँ स्ट्रीट लाइट लग गया। लगने के बाद 1 हफ्ते बाद बताया गया कि वहां तो स्ट्रीट लाइट लगवा दी, आप उसको CSR में डाल दीजिएगा। तो ये चीजें भी प्रैक्टिकली होती हैं, ठीक है। तो इसको भी अपने कैसे हैंडल करेंगे वो भी अपने देखेंगे। एक क्लास इसको हैंडल करने का होगा, उसका एक तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जब भी अमाउंट कैश का बात आता है ना, वहाँ रिस्क आ जाता है, ठीक है। सपोज करो आपको 5 लाख रुपया कैश दिया गया और बोला गया कि एक काम करो, वाटर फिल्टर लगा दो, ठीक है। आपने वाटर फिल्टर लगाया बढ़िया सा, ठीक है, आपने वाटर फिल्टर 5 लाख रुपया में लगा दिया। अब मान लो क्या हो गया ना, इस वाटर फिल्टर का कोई एक पार्ट है, कोई फिल्टर का चीज है, वो चीज चोरी हो गया। अब चोरी तो हो गया, अब मान लो अचानक से किसी दिन इंस्पेक्शन करने आया, बोला कि अरे ये क्या फिल्टर का चीज गायब है, आपने पैसा खाया है। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो चोरी हुआ नहीं हुआ, कैसे गायब हुआ, क्या टूटा क्यों हुआ। वो बोला जाएगा कि आपने या तो अगर टूट गया तो बोला जाएगा कि प्रोडक्ट खराब लगाया, 5 लाख लेके 4 लाख का प्रोडक्ट लगाए होंगे, 1 लाख रुपए आप खा गए होंगे। या फिर हो सकता है बोला जाएगा कि आपने वो चोरी नहीं हुआ, आपने लगाया ही नहीं था, नकली सामान लगा के बाद में खोल कर ले गए, या फिर आपने लगवाया फिर उठा के बेच दिया। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जहाँ पे आपको फ्रॉड के रूप में फंसाया जा सकता है। थोड़ा सा सतर्क रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। अपने बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ समझ गए, बेसिक तो लगभग सभी कुछ सीख गए हैं। अब अपने धीरे धीरे इसके अंदर एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे अपने ग्रो करेंगे, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं रख देते हैं, आज का चैप्टर और आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, चलिए मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, बाय।